नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पंजाब और राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। अमृतसर में गुरु नानक के 50वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के लिए मतदान जारी। नगर निकाय चुनाव के 16 जनवरी को नतीजे होंगे घोषित। आईपीएसी दफ्तर में ईडी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। ईडी ने याचिका में सीएम ममता बनर्जी का भी किया है जिक्र। नीट में 40 नंबर वाले भी बनेंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर। एनबीईएमएस ने कट ऑफ घटाकर 0 परसेंटाइल किया। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर पुलिस मुठभेड़ में ढेर। दिल्ली और यूपी में दर्ज हैं 20 से ज्यादा मुकदमे। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में घना कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब आपको सीधे ले चलते राजधानी लखनऊ, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती आज क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। जिन्हें यहाँ यूपी में बीएसपी ने विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह अधिकांश सरकारी कागजों में ही दर्ज करा के नहीं छोड़ दिया था, बल्कि जमीनी हकीकत में भी लागू करके दिखाया था, जिनसे फिर यूपी में सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों, अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी स्थिति में काफी सुधार आया है। और अब अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनमें से कुछ योजनाओं की नकल करके केंद्र व राज्यों की भी सरकारें इनका नाम व थोड़ा स्वरूप आदि बदलकर इन्हें चला भी रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि उनके प्रति इनकी नीयत व सोच सही नहीं होने की वजह से इन पार्टियों की सरकारें इन्हें कोई खास लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा जिन लोगों के हित व कल्याण के लिए यहाँ असंख्य जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनसे इन्हें काफी लाभ पहुंचा है, उन्हें हमेशा लोगों के दिल व दिमाग में बरकरार बनाए रखने व साथ ही उनमें बीएसपी के प्रति आस्था व निष्ठा आदि बनाए रखने के लिए भी पार्टी व आम जनहित में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे देश भर में आज मेरा जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए मैं पार्टी के सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही हमेशा की तरह आज भी मैं अपने जन्मदिन के मौके पर ये बताना जरूरी समझती हूँ कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने देश में समय समय पर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया है। और इनके नाम पर यहाँ अनेकों भव्य व ऐतिहासिक स्थल बनाए गए हैं तथा इनकी विशाल प्रतिमाएं लगाई गई हैं। साथ ही जनहित में अनेकों विशाल पार्क व गार्डन आदि भी बनाए गए हैं। इसके साथ साथ इनके नाम पर अनेकों नए जिले बनाए गए हैं तथा आम जनहित की भी असंख्य योजनाएं
शुरू की गई हैं, जिनके अब अपने राजनीतिक स्वार्थ में विरोधी पार्टियों की सरकारें भी नकल कर रही हैं और जिनकी शुरू से ही इनके प्रति सोच व नियत मुंह में राम व बगल में छुरी की तरह ही बनी रही है, जिसमें अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं आया है। इतना ही नहीं बल्कि इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही हमारी पार्टी की रही सरकार ने हर मामले में व हर स्तर पर बहुजन समाज के लोगों को प्राथमिकता देते हुए यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित ही सरकार चलाई है। ऐसे सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर पूरे तहे दिल से नमन करती हूँ। जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने देश में यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को मान सम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़े करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित कर दी है। क्यों भाई खांसी बहुत आ रही है, थोड़ा ये माइक भी कम करो, आप थोड़ा सा इधर को हो जाओ और ये दरवाजा खोल दो। मेरे ख्याल सफोकेशन हो रहा है मेरे ख्याल आप लोगों को। मैं आपको बता रही थी अभी जो हमारे संत गुरु और महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस देश के खास तौर से दलित एवं जो अन्य वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए अपनी जिंदगी पूरी समर्पित कर दी है, तो उनको मैं नतमस्तक करती हूँ, नमन करती हूँ। जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने देश में यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को मान सम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़े करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित कर दी है। और जब तक मैं जिंदा रहूंगी और यदि अभी तक की तरह मेरा स्वास्थ्य भी बराबर ठीक बना रहता है, तो तब तक मेरा इन वर्गों के हित व कल्याण के लिए निरंतर प्रयास व संघर्ष आदि जारी रहेगा। और इस मामले में ना तो मैं कभी झुकने वाली हूँ तथा ना ही कभी किसी के दबाव व लालच आदि में आकर अपनी पार्टी की मूवमेंट से पीछे हटने वाली हूँ, जिसके लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मानवर श्री कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने जीते जी हर मामले में मुझ पर पूरा भरोसा करके व मुझे अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाकर इस पार्टी की संपूर्ण जिम्मेवारी भी मेरे कंधों पर सौंप दी है, जिसे मैं अपने जीते जी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने दूंगी, बशर्ते ईवीएम हमारी मुश्किलें और ज्यादा ना बढ़ाता है। ये मैं अपनी पार्टी के लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं उनसे पार्टी को हर स्तर पर पूरा सहयोग करने की भी पुरजोर अपील करती हूँ। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में पार्टी के लोग मुझे कतई भी निराश नहीं करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पार्टी द्वारा हर वर्ष इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तर पर जो भी प्रयास किए गए हैं और इस दौरान जो भी उतार चढ़ाव आए हैं तथा विरोधियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो भी षड्यंत्र रचे गए हैं, तो इन सब का पिछले एक वर्ष का पूरा लेखा जोखा मेरी हर वर्ष आज के ही दिन अर्थात मेरे जन्मदिन के मौके पर जारी होने वाली पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा में हिंदी व अंग्रेजी में वर्णित कर दिया जाता है, जो फिर ये पुस्तक पार्टी में विशेष कर नए जुड़े लोगों के साथ साथ वर्तमान युवा पीढ़ी व आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी पार्टी
व मूवमेंट के हित में उन्हें सही मार्गदर्शन व प्रेरणा आदि देने का ये अति महत्वपूर्ण कार्य करेगी, जिसका 21वें हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का मैं विमोचन करूं। लेकिन उससे पहले मैं मीडिया के माध्यम से पार्टी के लोगों को सावधानी के तौर पर यह बताना जरूरी समझती हूँ कि देश में पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने व कमजोर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं, जिनका सही व समय से मुंह तोड़ जवाब देकर वे हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ही अपनी पार्टी के लोगों को पूरे देश में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है और खासकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में फिर से यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाना भी बहुत जरूरी है। हालांकि इस संदर्भ में काफी कुछ विस्तार से जानकारी मैंने दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ लखनऊ में इनके सम्मान में किए गए यूपी प्रदेश स्तरीय अति विशाल महा आयोजन में दे दी गई है। उन्हें मैं पुनः दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ यूपी की आम जनता को सजग व सचेत करने के उद्देश्य से ये कहना जरूरी समझती हूँ कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। इनके साथ साथ क्षत्रिय व वैश्य समाज आदि के भी हित व कल्याण का तथा इनकी सुरक्षा आदि का भी हर मामले में पूरा ध्यान रखा गया है और आगे भी रखा जाएगा। वैसे भी हमारी पार्टी की रही सरकार ने हमेशा यहाँ सर्व समाज के हित व कल्याण का हर मामले में वे हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा है। खासकर जाट समाज जो ज्यादातर खेती किसानी का कार्य करता है, उनकी खेती करने के लिए खाद्य सहित अन्य सभी सुविधाओं की समय से उचित व्यवस्था की है। साथ ही गन्ना किसानों को तो काफी बढ़ाकर दाम दिया है। इनकी अन्य फसलों का भी उन्हें उचित दाम दिया है और अब सरकार बनने पर और अब आगे सरकार बनने पर इनका और अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां कॉमनवेल्थ स्पीकर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। फ्रेंड्स, भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इन इंडिया डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, भारत में डेमोक्रेसी इसलिए डिलीवर करती है क्योंकि हमारे देश में और भारत में देश की जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने उसकी एस्पिरेशंस को, जनता जनार्दन के सपनों को प्राथमिकता बनाया है। उसके रास्ते में कोई बाधा ना आए, इसके लिए प्रोसेस से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज को डेमोक्रेटाइज किया है और ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमारी रगों में, हमारे मन में है, हमारे संस्कार में है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले पूरा विश्व कोरोना की आपदा से जूझ रहा था। भारत में भी संकट कम नहीं था, लेकिन उन चुनौतियों के बीच भी भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन पहुंचाई। लोगों का हित, लोगों की भलाई और उनका कल्याण, ये हमारा संस्कार है और ये संस्कार हमें हमारे लोकतंत्र ने दिए हैं। फ्रेंड्स, many of you know India
as the world's largest democracy. Truly, the scale of our democracy is extraordinary. Consider India's general elections held in 2024. They were the largest democratic exercise in human history. Nearly 980 million citizens were registered to vote. This number is larger than the population of some continents. There were more than 8,000 candidates and over 700 political parties. The elections also saw record participation by women voters. Today, Indian women are not only participating, but are also leading the way. The President of India, our first citizen, is a woman. The Chief Minister of Delhi, the city which we are in right now, is a woman. In rural and local government bodies, India has about 1.5 million elected women representatives. They represent almost 50% of the leaders at the grassroots, which is globally unparalleled. Indian democracy is also rich in diversity. Hundreds of languages are spoken. There are over 900 television channels across different languages. Thousands of newspapers and periodicals are published. Very few societies manage diversity at this scale. India celebrates such diversity because our democracy has a strong foundation. Our democracy is like a large tree supported by deep roots. We have a long tradition of debate, dialogue, and collective decision-making. India is called the mother of democracy. Our sacred texts, the Vedas, are over 5,000 years old. They refer to assemblies where people met to discuss issues. Decisions were taken after discussion and agreement. We are the land of Bhagavan Buddha. The Buddhist Sangha used to have open and structured discussions. Decisions were taken through consensus or voting. Further, there is a 10th century inscription from the Indian state of Tamil Nadu. It describes a village assembly that worked with democratic values. There were clear rules for accountability,
and decision making. Our democratic values have been tested by time, supported by diversity, and strengthened generation after generation. Friends, कॉमनवेल्थ की कुल जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा भारत में बसता है। हमारा प्रयास रहा है कि भारत सभी देशों के विकास में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे। कॉमनवेल्थ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन के क्षेत्र में हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। भारत आप सभी साथियों से सीखने का निरंतर प्रयास करता है और हमारा ये भी प्रयास होता है कि भारत के अनुभव अन्य कॉमनवेल्थ पार्टनर्स के काम आए। फ्रेंड्स, आज जब दुनिया अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तब ग्लोबल साउथ के लिए भी ये नए रास्ते बनाने का समय है। भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को वैश्विक एजेंडे के केंद्र में रखा है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह जिला पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने जशपुर के दौरे पर गए। आपको बता दें, 11 बजे मुख्यमंत्री ग्राम बगीचा में नगर पंचायत के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद 11:30 बजे गौरव पथ का भूमि पूजन करेंगे और वहीं 11:45 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा का लोकार्पण और स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण करेंगे। और अब खबर सिवनी से है, जहां जिले के जिला जेल से फरार हुए 3 कैदी परिजनों की मदद से रात के समय फिर से जेल लौटा दिए गए। ये तीनों कैदी बलात्कार के आरोप में जेल में बंद थे। आरोपियों में अंकित पुत्र श्रीवाल, विशाल पुत्र छिद्दीलाल और विशाल पुत्र ब्रह्मानंद शामिल हैं। फरार होने के दौरान इन कैदियों ने जेल में आपस में झगड़ा किया और चोट का बहाना बनाकर अस्पताल पहुंचे, जहां दवाइयां दी गईं और इसी दौरान उन्होंने अस्पताल में बनी छोटी दीवार लांघकर और फंदा बनाकर जेल की बड़ी दीवार पार कर फरार होने में कामयाबी हासिल की।
और अब खबर जबलपुर से है, जहां अखिल भारतीय खरड़िया महासभा के तत्वाधान में नर्मदा तट तिलवारा घाट में पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा और अहिल्याबाई वाटिका का भव्य लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर लोकार्पण का काम लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह द्वारा किया गया। आयोजन को अवधूत दादा गुरु भगवान की सानिध्य में अपने 163वें संक्रांति महोत्सव के रूप में मनाया गया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर भारत की ऐसी महान शख्सियत हैं जिन्होंने सनातन संस्कृति के संरक्षण और मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। न्यायप्रिय शासक के रूप में भी उनके काम आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। की बहन थी, मित्र विंध्या थी, अनबिंद की बहन, उसके साथ हुआ। अयोध्या के राजा की राजकुमारी थी। और पृथ्वी के अंदर जहां भी राजा महाराजाओं की अच्छी चीज देखता। और अब खबर जबलपुर से है, जहां श्री अयप्पा मंदिर ट्रस्ट बिलपुरा में 2 महीने से चल रहे सबरीमाला मंडला पूजा का समापन मकर विलकुल कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री अयप्पा भगवान पारायणम का पाठ किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने गहरी भक्ति के साथ भाग लिया। परंपरा के अनुसार दोपहर को विशाल अन्नदानम का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं को केरल के पारंपरिक भोजन प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। अन्नदानम के माध्यम से सामाजिक सेवा और भक्ति का संदेश भी लोगों तक पहुंचा। और अब खबर रेवाड़ी से है, जहां मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से मॉडर्न टाउन स्थित हिंदू हाई स्कूल में 23वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में कुल 17 जोड़े 7 फेरे लेकर विवाह बंधन में बंधे। ट्रस्ट के सदस्यों ने सभी जोड़ों को सनातन परंपरा के अनुसार पूरे रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया। ट्रस्ट के सदस्य दीपक अग्रवाल ने बताया कि यह समारोह 23वां है और अब तक ट्रस्ट ने कुल 503 जोड़ों का विवाह करवाया है। इस बार विवाह के लिए 26 जोड़े ने आवेदन किया था, लेकिन चयन प्रक्रिया के बाद 17 जोड़े ही विवाह के लिए योग्य पाए गए। समारोह में दुल्हन और दूल्हों को पारंपरिक पोशाकों में सजाया गया और पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया गया। जैसा आपको पता है, पिछले 22 साल में हम लगातार ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं सामूहिक विवाह का, और ये 23वां साल है। और इस बार 17 जोड़े इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जिनका सामूहिक विवाह होने जा रहा है।
ये हर साल पिछले 22 साल से ये 23वां साल है, पिछले 22 साल से लगातार किया जा रहा है। अभी तक कितने जोड़ों का विवाह? 503 जोड़ों का शादी आज से पहले तक हो चुकी है और 17 इसमें और जुड़ जाएंगे, 520 जोड़े हो जाएंगे अब तक। और अब खबर मथुरा से है, जहां पुलिस ने गोवर्धन और वृंदावन थाना क्षेत्रों में अलग अलग मुठभेड़ों में सफलता दर्ज की है। गोवर्धन पुलिस और एसओजी टीम ने एक 25,000 के नामी साइबर अपराधी मोहम्मद साद उर्फ काला पुत्र साहुन को गिरफ्तार किया है। आरोपी विभिन्न राज्यों में फर्जी नंबरों से कॉल कर लोगों को फर्जी अधिकारी या परिचित बनाकर ठगी करता था। उसने साइबर फ्रॉड के जरिए कई लोगों को वित्तीय नुकसान पहुंचाया। वृंदावन थाना पुलिस ने भी मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वृंदावन की पुलिस द्वारा चेतन विहार में आज एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों की गोली लगी है, जिनकी शिनाख्त रोहित, गौरव और विमल के रूप में की गई है। इनके द्वारा दिनांक 3/1/2026 को मिथिला आश्रम के पास तथा चीर घाट के पास 2 महिलाओं से बैग छीने गए थे। अलग अलग समय पर ये घटनाएं की थी, उनमें मोबाइल और कुछ पैसे छीने गए थे। आज इनसे मुठभेड़ के दौरान 2 मोबाइल, 3 तमंचे, जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल और 5800 रुपए बरामद किए गए हैं। ये वही मोबाइल है जिनके द्वारा दिनांक 3/1/2026 को महिलाओं से छीने गए थे। बदमाशों को उपचार हेतु रवाना किया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां मकर संक्रांति के पर्व पर आस्था का सैलाब दिखा है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। भीषण ठंड में भी गंगा घाटों पर भारी भीड़ नजर आई है। और अब खबर हापुड़ से है, जहां ऊर्जा निगम के 10 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। 2 साल में 10 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। ऊर्जा निगम के मीटर विभाग में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार हटाए गए हैं। काम में लापरवाही बरतने पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। तो अधीक्षण अभियंता एसके अग्रवाल का तबादला हुआ है। मेरठ एमडी कार्यालय भेजे गए एसके अग्रवाल। और इसी के साथ आपको बता दें, सुभाष चंद्र बने हापुड़ के नए अधीक्षण अभियंता। सचिन को भी मिला अधिशासी अभियंता का चार्ज। काम में लापरवाही पर दोनों अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है। तो मेरठ एमडी कार्यालय भेजे गए एसके अग्रवाल। काम में लापरवाही बरतने पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। काम में लापरवाही पर दोनों अधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है। तो सुभाष चंद्र बने हापुड़ के नए अधीक्षण अभियंता। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, ऊर्जा निगम के 10 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। 2 साल में 10 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। काम में लापरवाही बरतने पर यह एक्शन लिया गया है। ऊर्जा निगम के मीटर विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई। अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार हटाए गए हैं।
और अब खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का असर जारी है। मकर संक्रांति के बाद जल्द ही राहत मिल सकती है, यानी कल से शीतलहर और पाले से राहत की संभावना जताई गई है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट, तो अगले 5 से 6 दिनों में 4 से 6 डिग्री तक की वृद्धि की संभावना जताई गई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मकर संक्रांति के बाद जल्द ही राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की तरफ से ये सूचना, कल से शीतलहर और पाले से राहत की संभावना जताई गई है। तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अगले 5 से 6 दिनों में 4 से 6 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। तो उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का असर जारी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मकर संक्रांति के बाद राहत की उम्मीद जताई जा रही है। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गौकश बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। गौकशी की फिराक में लगे थे तीनों बदमाश। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों की गोली लगी है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। फरार बदमाश की कॉम्बिंग कर रही पुलिस ने दबोचा है। 2 घायल सहित 3 गौकश बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। तो थाना नागल इलाके के शीत लखेड़ा के पास ये मुठभेड़ हुई है, जहां पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 घायल सहित 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। थाना नागल इलाके के शीत लखेड़ा के पास ये मुठभेड़ हुई है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। आज रात थाना नागल पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि 3 बदमाश शीतला खेड़ा के जंगलों के पास गोकशी के उद्देश्य से एक गोवंश को साथ लेकर घूम रहे हैं। पुलिस ने तत्काल एरिया के कॉम्बिंग की एरिया सील किया और घेराबंदी कर इनको पकड़ने का प्रयास किया। इसी क्रम में इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में भी पुलिस ने भी फायरिंग शुरू की और ये 3 में से 2 बदमाश के पैर में गोली लगी और एक बदमाश मौका का फ़ायदा उठाकर भाग निकला था, किंतु कॉम्बिंग के द्वारा उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें इनके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है और एक जिंदा गोवंश और गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और अब खबर हरदोई से है, जहां रेलवे ट्रैक पर 2 शव मिले हैं। महिला और पुरुष का शव मिलने से हड़कंप मचा। दोनों शवों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस सभी बिंदुओं पर इस मामले की जांच कर रही है। तो खदरा फाटक पिलर रेलवे लाइन का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक पर 2 शव मिले हैं। तो महिला और पुरुष का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
पुलिस आई दोनों। आज सुबह 2:45 बजे थाना कोतवाली देहात पर यह सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे ट्रैक खदरा फाटक के पास 1173 नंबर के पास 2 छत बिछत अवस्था में शव पड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस आई। दोनों शवों को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। शवों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा ये भी पता किया जा रहा है कि पास पड़ोस में कहीं कोई गुमशुदगी हुई हो या कोई गुम हुआ हो, उसके संबंध में भी जानकारी की जा रही है। पुलिस द्वारा सभी बिंदुओं पर जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह 2:45 बजे थाना कोतवाली देहात पर यह सूचना प्राप्त हुई कि और अब खबर हापुड़ से है, जहां मतदाताओं की मैपिंग नहीं होने का मामला सामने आया है। एसआईआर में करीब 1,27,000 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है। तो बीएलओ अब घर घर जाकर नोटिस बांटेंगे और नोटिस के बाद कराई जाएगी मैपिंग। मैपिंग में आ रही समस्याओं का निस्तारण होगा। अधिकारी बीएलओ के साथ मौके पर मौजूद रहेंगे। तो कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। मैपिंग में आ रही समस्याओं का निस्तारण होगा। अधिकारी बीएलओ के साथ मौके पर मौजूद रहेंगे। तो कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मतदाताओं की मैपिंग नहीं होने का मामला सामने आया। एसआईआर में करीब 1,27,000 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है और इसी को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। और अब खबर रायबरेली से है, जहां शस्त्र विरासत के नाम पर ठगी का आरोप, स्टाम्प वेंडर पर ठगी का आरोप लगा है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसपी के निर्देश पर दर्ज हुआ मुकदमा। कलेक्ट्रेट में स्टाम्प वेंडर संतोष कुमार पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
और अब खबर हापुड़ से है, जहां शिक्षकों के वेतन में करोड़ों की कटौती। माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के वेतन में कटौती की गई है। 800 शिक्षकों के खातों में गड़बड़ी सामने आई है। कटौती के बावजूद खातों में जमा राशि नहीं हुई। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षकों के वेतन में करोड़ों की कटौती। माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के वेतन में कटौती की गई। 800 शिक्षकों के खातों में गड़बड़ी सामने आई है। तो अधिकारियों पर शासन का पत्र दबाने का आरोप लगा है। सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और इसी को लेकर शिक्षकों में नाराजगी है। जांच की मांग भी तेज हो गई है। और अब बात करते हैं कानपुर की, जहां आस्था और विश्वास के महापर्व मकर संक्रांति के अवसर पर कानपुर के घाटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सरसैया घाट पर तड़के से ही श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई और सूर्य नमस्कार किया। इस अवसर पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आए। घाट पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जबकि नगर निगम कर्मी साफ सफाई और व्यवस्था बनाए रखने में लगे रहे। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, सूर्य की उपासना करना और दान करना विशेष महत्व रखता है। देखिए, आज मकर संक्रांति है और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल 3 बजे से संभवतः ये लग गए थे, सूर्य उत्तरायण हो गए थे। लेकिन चूंकि एकादशी का दिन था और हमेशा जो है उदया तिथि के माध्यम से ही मकर संक्रांति का पर्व मनाना चाहिए, तो आज ही मैक्सिमम लोग इसको मना रहे हैं। और जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तो धीरे धीरे जो ये ठंडी होती है, ये भी धीरे धीरे। माघ का महीना है, माघ के महीने में पूर्ण काल होता है। आज के दिन भगवान सूर्य नारायण देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसको मकर संक्रांति के रूप में माना जाता है। संक्रांत तो हर महीने होती है, मगर इस संक्रांत का महत्व विशेष महत्व होता है, जिससे परिवार में सुख और समृद्धि वैभव प्रदान होता है। गंगा स्नान करने से दान पुण्य की महत्वता होती है। इसमें जो है तिल का दान विशेष महत्व देने वाला होता है। तिल और खिचड़ी का दान विशेष करते हैं और दान करने के बाद उसके बाद लोग ग्रहण करते हैं। मकर संक्रांति का महत्व बहुत अधिक है। इसमें बहुत ही पवित्र दिन होता है ये हमें आस्था श्रद्धा का दिन है। इस दिन हमें अवश्य गंगा स्नान करना चाहिए और इस पारंपरिक जो महत्व आज हमारे पूर्वजों ने चला रखा, उसको महत्व देना चाहिए। आने वाले नई जनरेशन के लिए भी यही है कि हमें उनका महत्व बनाए रखें। हाँ, दान करना है और जो गंगा स्नान है उससे पवित्रता बनाए रखे, गंगा की पवित्रता बनाए रखे और स्नान करें। और उनको जितने अपने हमारे पूर्वज जिन्होंने नियम बना रखे उनको। आस्था और विश्वास का महापर्व मकर संक्रांति आज देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं अगर बात करी जाए कानपुर के उत्तर प्रदेश की, तो आपको बता दूं कि मैं खड़ा हूं कानपुर के उत्तर प्रदेश सरसैया घाट में। आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो आस्था का महापर्व मकर संक्रांति पर स्नान करने आ रहे हैं। वहीं अगर बात करी जाए ठंड की, तो ठंड भी है, लेकिन आस्था पर ठंड भारी है और बड़ी धूमधाम से जो श्रद्धालु है लोग दर्शन करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं, आइए जानते हैं कि किस तरीके से महापर्व मनाया।
हाँ, आप लोग मकर संक्रांति का पर्व मकर संक्रांति है भैया, खिचड़ी है, भगवान गंगा मैया का स्नान करने को मिला हमको, बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। और यहाँ पे खिचड़ी का भी दान किया जाता है, चावल उड़द हुआ, ये सब भगवान। कहाँ से आप आई हैं? मैं अयोध्या नगरी की हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे रहती लेकिन अयोध्या नगरी की हूँ। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, आइए जानते हैं। आज घाट पे आए हैं स्नान करने के लिए, महापर्व है। वर्मा है। आप कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं कानपुर से। आज महापर्व है और मकर संक्रांति है, स्नान करने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत अच्छा, बहुत भीड़ होता है यहाँ। कल तो बहुत रश था, आज उससे भी ज्यादा है। लेकिन व्यापक इंतजाम करे गए हैं घाटों पर? चल रहा है, अभियान चल रहा है, सब सफाई का अभियान चल रहा है। अब यहाँ देखिए आप, कूड़े उड़े का थोड़ा हो रहा है कि ये सब गंदगी ना फैलाए यहाँ, यही सब है। तैयारियां अच्छे से चलेंगी तो गंगा साफ रहेगी, तो यही चाहता हूँ मैं भी। ये थे हमारे साथ कुछ श्रद्धालु, उन्होंने बताया कोई अयोध्या से आया है, कोई कानपुर का रहने वाला है, लेकिन जो व्यापक इंतजाम नगर निगम से घाटों पर भी काफी अच्छे करे गए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, लगातार स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं अगर पुलिस बल की बात करी जाए तो पुलिस बल की जो टुकड़ियां है लगातार चाहे चेक पॉइंट हो चाहे घाटों पे लगातार है। हमारे साथ कुछ लोग और भी है, आइए जानते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं जो पुलिस कर्मी है वो बोट पे बैठे हैं। कोई भी जो श्रद्धालु है वो बांध के आगे ना जाए, व्यापक इंतजाम करे गए। लगातार जो पुलिस कर्मी है वो बोट पे बैठे हुए लोगों की निगरानी कर रहे हैं, जो घाट के जो आगे ना जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गंगा का जल स्तर बड़ा होता है, इसके लोग मानते नहीं, आगे चले जाते हैं, जिसको लेकर जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस बल है, पुलिस बल की टुकड़ियां हैं, वो घाटों में पर्याप्त तरीके से है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।